नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ज़िला सीरीज़ का छठा ज़िला, जिसका नाम है आपका रुद्रप्रयाग। अब तक हम ज़िला सीरीज़ में 5 ज़िलों की वीडियो डाल चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वो पाँचों वीडियोज़ देख लीजिए, क्योंकि ये ज़िला सीरीज़ वाला जो आपका टॉपिक है ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ध्यान से देखें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है हमारा ज़िला सीरीज़ का छठा ज़िला रुद्रप्रयाग ज़िला। रुद्रप्रयाग जिला शुरू हो रहा है। तो बाकी जिलों की तरह सबसे पहले हम इसके भौगोलिक आधारों की बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं पहले इसके क्षेत्रफल की। अगर रुद्रप्रयाग के क्षेत्रफल की बात करें तो जो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 1984 वर्ग किलोमीटर। 1984 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। क्षेत्रफल में कमी के हिसाब से, यानी सबसे कम क्षेत्रफल है आपका, इससे पहला वाला डिस्ट्रिक्ट था जो आपका चंपावत। उसके बाद जो सबसे कम आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका रुद्रप्रयाग में है, और रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम में दूसरे नंबर पे है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1984 वर्ग किलोमीटर। अगर इसके जनसंख्या की बात करें तो पूरी जनसंख्या का 2.40%, पूरी जनसंख्या का 2.40% आपके रुद्रप्रयाग में रहती है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम यही निवास करते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या जो आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी रुद्रप्रयाग में। आगे बात करें साक्षरता की, तो जो रुद्रप्रयाग की साक्षरता है वो है आपकी 81.30, 81.30 इसकी टोटल साक्षरता है। रुद्रप्रयाग की टोटल जो साक्षरता है वो है आपकी 81.30। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो जो पुरुष साक्षरता है इसकी वो है आपकी 93.90। पुरुष साक्षरता इसकी 93.90। और उत्तराखंड के सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता पाई जाती है वो आपकी यही रुद्रप्रयाग में पाई जाती है। तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता पाई जाती है वो आपकी रुद्रप्रयाग में ही पाई जाती है, और रुद्रप्रयाग की जो पुरुष साक्षरता है वो आपकी 93.90, और ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। वहीं अगर महिला साक्षरता की बात करें तो जो रुद्रप्रयाग की जो महिला साक्षरता है वो आपकी 70.35, 70.35% यहाँ की महिला साक्षरता है, और पुरुष साक्षरता 93.90, जो कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है पूरे उत्तराखंड की, और टोटल साक्षरता इसकी 81.30। अगर लिंगानुपात की बात करें तो इसका जो लिंगानुपात है वो है आपका 1114। टोटल लिंगानुपात है 1114। और अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो इसका जो शिशु लिंगानुपात है वो है 904, सॉरी 904 नहीं 905। तो लिंगानुपात है, टोटल लिंगानुपात है 1114, और शिशु लिंगानुपात है आपका 905। ये कहाँ का है? आपका रुद्रप्रयाग का। अगर दशकीय वृद्धि की बात करें तो यहाँ की जो दशकीय वृद्धि है वो है 6.53%। 6.53% इसकी क्या है? दशकीय वृद्धि है। और घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व है 122। घनत्व है 122। अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, 4 आपके तहसील हैं और 3 ब्लॉक है। विधानसभा की सीटें, 4 तहसील और 3 ब्लॉक है आपके रुद्रप्रयाग के। अब अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो आपको मैं बता दूं, रुद्रप्रयाग भी एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला यानी इसकी किसी बाह्य राज्य, बाह्य देश से सीमा साझा नहीं करती है। अपने ही जिलों, अपने ही राज्य की जिलों से इसकी सीमा लगती है, इसलिए आप जो रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है। और इसकी जो सीमा लगती है 4 जिलों से लगती है। एक आपका टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, और एक है आपका पौड़ी।
इन 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी से आपकी इसकी सीमा साझा करती है। तो ये हो गया इसका भौगोलिक और थोड़ा सा राजनीतिक विभाजन। फिर से बता दूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम में दूसरे नंबर पे है जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या आपकी रुद्रप्रयाग में पाई जाती है 2.50%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है आपकी रुद्रप्रयाग में। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी रुद्रप्रयाग की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग पे 93.90% इसकी पुरुष साक्षरता है। और एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रुद्रप्रयाग है वो कैसा जिला है, एक आंतरिक जिला है। तो ये तो होगी इसकी हल्के से भौगोलिक विभाजनों की। अब बात करते हैं इसके थोड़ा से इतिहास को लेकर, इसके इतिहास के हमें क्या जानकारियां मिली हैं। अगर रुद्रप्रयाग के इतिहास की बात करें तो इसे जो आपके रुद्रप्रयाग, इसे महाभारत काल में एक नाम दिया गया है। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को कहा जाता था रुद्राव्रत। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को क्या गया था आपका रुद्राव्रत। और यहीं पर आपके दो प्राचीन मंदिर है, एक रुद्रनाथ मंदिर और एक कोटेश्वर महादेव मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर और कोटेश्वर महादेव मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर और कोटेश्वर महादेव जो प्राचीन मंदिर है, ये भी आपके कहाँ है, रुद्रप्रयाग में ही है। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को कहा गया था आपका रुद्राव्रत। और ये जो आपका रुद्रप्रयाग है, ये दो नदियों के संगम पर है। एक है आपके अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। आपको जो रुद्रप्रयाग है वो किन दो नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी। और इन्हीं अलकनंदा मंदाकिनी के संगम स्थल को कहा जाता है आपका रुद्रप्रयाग। इस रुद्रप्रयाग को जो जिला बनाया गया था, तो जिला बनाने की जो डेट इसकी वो है आपकी 16 सितंबर 1997। कहीं कहीं पर आपको ये 16 न देखकर 18 सितंबर, तो दोनों डेट ध्यान रखना, ऑप्शन में एक ही आएगा 16 या 18 सितंबर 1997। ज्यादा ध्यान रखना आप, सितंबर 1997 में इसे जिला बनाया गया। और इसे जो जिला बनाया गया करके रुद्रप्रयाग को जिला बनाया गया, जिसमें एक था आपका टिहरी, यानी कुछ भाग टिहरी का लिया गया, कुछ भाग पौड़ी का लिया गया तथा कुछ भाग चमोली का लिया गया। इन 3 जिलों को काट कर आपका बनाया गया रुद्रप्रयाग जिला। टिहरी, पौड़ी और चमोली, इन 3 जिलों के कुछ भाग को लेकर आपका बनाया गया था आपका रुद्रप्रयाग जिला। और जो आपका रुद्रप्रयाग है, आपके जो पंच प्रयाग है, सॉरी पंच केदार है, पंच केदारों में से 3 केदार पाए जाते हैं आपके रुद्रप्रयाग में। और तीनों की तीनों केदार इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है आपका तुंगनाथ, एक है आपका केदारनाथ और एक है आपका मधमहेश्वर। तो ये हो गया आपका थोड़ा बहुत रुद्रप्रयाग की जानकारी, उसके इतिहास की लेकर जानकारी। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की एक जो प्रमुख नदी है, जिसके आपके संगम पर ही है, ये मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग की प्रमुख नदी मंदाकिनी नदी। अगर हम मंदाकिनी नदी की बात करें, तो जो मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर से। तो पेपर में पूछ सकता है मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इस मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। और इसी मंदाकिनी नदी के किनारे पर आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार है, और साथ में केदारनाथ मंदिर भी यहीं पर है आपका मंदाकिनी नदी। केदारनाथ के तट पर ही है आपका मंदाकिनी नदी, यानी जो केदारनाथ मंदिर है वो किस नदी के तट पे है, तो आपकी मंदाकिनी नदी पर ही है आपका केदारनाथ मंदिर। साथ में कुछ और प्रमुख स्थल है आपके केदारनाथ इसी मंदाकिनी के स्तर पे, जैसे एक आपका रामबाड़ा हो, गौरीकुंड हो गया। ये सभी क्षेत्र जो है आपके मंदाकिनी, तो यहाँ सबसे पहले तो आपका केदारनाथ है। ये मंदाकिनी जैसे आपकी चोराबाड़ी ग्लेशियर से आई, तो पहले आई केदारनाथ, उसके बाद आपका आता है रामबाड़ा, फिर आता है आपका गौरी गंगा, रामबाड़ा, गौरी गौरी गंगा तो एक दूसरा, ये हो गया गौरी कुंड। तो पहले आइए केदारनाथ, फिर आए रामबाड़ा, फिर आया आपका गौरी कुंड, उसके बाद पहुंचती है सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में इसमें
किसमें? मंदाकिनी नदी में। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है बासुकी गंगा। बासुकी गंगा। सोनप्रयाग में मंदाकिनी में मिल गए बासुकी गंगा। इसके बाद इसमें सरसी है, फाटा है, कालीमठ भी। सरसी फाटा बीच कुछ स्थलों में इंपोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं सीधे बोल रहा हूँ सरसी फाटा। उसके बाद आपका जो इंपोर्टेंट है कालीमठ, ये भी आपका यही है। फिर कालीमठ के बाद गुप्त काशी। गुप्त काशी सारे कहाँ है? तट पर है। उसके बाद आपका अगस्त मुनि हो गया, फिर तिलवाड़ा हो गया, फिर तिल्ली हो गया, और फिर जाके पहुंच गई ये रुद्रप्रयाग में। पहुंची आपकी कौन? मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में मिल गई इसमें अलकनंदा नदी। रुद्रप्रयाग में मिली इसमें अलकनंदा नदी, और उसके बाद ये आगे बहती अलकनंदा के नाम से ही। तो ये थोड़ा सा मंदाकिनी जो नदी तंत्र है उसका नदी तंत्र की कहाँ कहाँ से आया आपकी, तो कुछ कुछ इंपोर्टेंट स्थल आप याद रखना, जैसे केदारनाथ मंदिर हो गया, रामबाड़ा, गुप्त काशी, सोनप्रयाग जहाँ पर इसमें बासुकी गंगा मिलती है, कालीमठ, गुप्त काशी हो गया, उसके बाद अगस्त मुनि हो गया, तिलवाड़ा हो गया, तिल्ली हो गया, फिर पहुंचा आपके रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में इसमें मिल जाती कौन सी नदी? अलकनंदा नदी, और उसके बाद ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बहती है। तो ये इसकी एक एक ही यहाँ की प्रमुख नदी है, और इसी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ कुछ फेमस स्थलों की जो आपके रुद्रप्रयाग में। तो मैंने बोला था पंच केदार में से 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग में है, और दो केदार आपके कहाँ है? चमोली में से। 3 केदारों में जो पहला केदार है आपका, जिसे प्रथम केदार भी कहते हैं, वो आपका केदारनाथ। केदारनाथ। केदारनाथ की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी, यानी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 3,584 मीटर। 3,584 मीटर की ऊंचाई पर है आपका केदारनाथ मंदिर। और आपको मैंने अभी कहा ये केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर है आपका केदारनाथ मंदिर। और आपका जो ये केदारनाथ मंदिर है, इसके महत्व के कारण ही आपको पता है कि गढ़वाल वाले क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे? केदार खंड कहते थे। मानस खंड और केदार खंड, स्कंद पुराण में गढ़वाल के 2 क्षेत्र थे, एक था आपका केदार खंड, एक था आपका मानस खंड। तो केदारनाथ मंदिर की महत्व के कारण इस क्षेत्र को कहा गया था केदार खंड। तो ये भी ध्यान रखना, केदार खंड किसके नाम पर पड़ा गढ़वाल का? वो पड़ा केदारनाथ। और शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपके ही केदारनाथ में, यानी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में कौन से स्थल में है? तो आपका केदारनाथ। इसके जो निर्माण की मान्यता है, यानी इसके कोई साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन इसकी जो निर्माण की मान्यता है वो माना जाता है कि पांडवों के एक वंशज थे जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय। जन्मेजय पांडव वंश के हुए एक जन्मेजय, इनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। इसका कोई परम साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन जिसका पुनर्निर्माण कराया वो कराया आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो आपसे पुनर्निर्माण पूछ सकता है किसका किसने कराया? आदि गुरु शंकराचार्य ने। और आपका ये जो केदार मंदिर है ये 3 पर्वतों से घिरा है। एक है आपका खड़चा खंड, दूसरा आपका भारत खंड, और तीसरा आपका केदार खंड। इन 3 पर्वतों के मध्य स्थित है आपका केदारनाथ मंदिर। खड़चा खंड, भारत खंड और केदार खंड। अगर इस केदारनाथ मंदिर की शैली की बात करें तो इसकी जो शैली है वो है आपकी कत्यूर शैली। कत्यूर शैली। पर बाई चांस अगर ऑप्शन में कत्यूर शैली ना हो तो आपको ध्यान रखना है नागर शैली। तो ये कत्यूर शैली और कत्यूरी शैली का एक रूप है नागर शैली, तो इसको आप नागर शैली भी मान सकते हैं। पर आपका जो केदारनाथ है यहाँ पर ये जो मंदिर है आपका, ये छत्रयुक्त मंदिर है। यानी अगर आपने केदारनाथ मंदिर को देखा होगा तो ये कैसा मंदिर है? छत्रयुक्त, यानी इसकी ऊंचाई ऐसे इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये मंदिर इस प्रकार से होगा आपके कुछ मंदिर, यानी तो कैसा है? छत्रयुक्त मंदिर है आपका ये केदारनाथ मंदिर। आपका कैसा है? छत्रयुक्त मंदिर है। और इसकी गर्भगृह में एक त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट की शिला है, यानी जो इसके मध्य में जो मूर्ति है वो कैसी है? एक त्रिकोण ग्रेनाइट की एक शिला है। तो कौन से धातु की है पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रेनाइट धातु की एक शिला है। और इस केदारनाथ मंदिर की जो रक्षक देवता को माना जाता है वो माना जाता है भैरवनाथ को।
केदारनाथ का रक्षक देवता माना जाता है आपका भैरव नाथ को। अब ये जो केदारनाथ मंदिर है, इसके जो पुजारी हैं वो है आपके दक्षिण भारत के रावल पुजारी। तो केदारनाथ मंदिर में जो पूजा करते हैं वो कहाँ के आपके, ध्यान रखना, तो दक्षिण भारत के रावल पुजारी, और इन रावल पुजारी को कहा जाता है जंगम ब्राह्मण। जंगम ब्राह्मण, तो ये भी ध्यान रखना कि कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के रावल पुजारी, और इन रावल पुजारियों को क्या कहा जाता है, जंगम ब्राह्मण कहा जाता है। जो यही केदारनाथ मंदिर में एक दो कुंड है, एक है आपका शिव कुंड और एक है आपका रुधिर कुंड। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है रुधिर कुंड। ये रुधिर कुंड क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि रुधिर आपको पता है कैसा होता है, लाल, तो इसका जो पानी है वो कैसे रंग का है, लाल रंग का है, इसीलिए शायद इसे रुधिर कुंड भी कहते हैं। तो रुधिर कुंड भी कहाँ है आपका, केदारनाथ में ही है। यहाँ जो शिव की मूर्ति है वो है, वो जो मूर्ति है आपकी वो पंचमुखी है। यहाँ पर जो शिव की मूर्ति है वो कैसी है, पंचमुखी मूर्ति है आपकी यहाँ। और यहाँ पर कुछ सरोवर है, एक है आपका गांधी सरोवर, दूसरा आपका वासुकी सरोवर। ये जो गांधी सरोवर है यही आपका, जहाँ से आपकी मंदाकिनी नदी निकलती, चोरावाड़ी ग्लेशियर, उसी के सामने बनाया गया है आपका गांधी सरोवर। और इसका नाम गांधी सरोवर क्यों पड़ा, क्योंकि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों को इसी सरोवर में डाला गया, तब से इसका नाम क्या पड़ा, गांधी सरोवर पड़ा है। और यहाँ पर जो केदारनाथ मंदिर है, यहाँ पर शिव के पृष्ठ भाग यानी पीठ की पूजा होती है। पृष्ठ भाग यानी पीठ की पूजा होती है केदारनाथ मंदिर में। इसकी एक कहानी है, जब आपका महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसके बाद पांडव, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उन्हें पता था कि उन्होंने पाप किया, किसी भी इंसान की हत्या करने क्या है, पाप ही है, और उन्होंने अपने सगे संबंधियों की हत्या की। तो अपने पाप के प्रायश्चित के लिए वो भगवान शिव को सबके पास जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे दुखी थे कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, कई उनमें से उनके परम भक्त भी थे, शिष्य थे। तो केदार विश्वनाथ शिव भगवान उनसे नहीं मिलना चाहते थे, तो शिव भगवान उनसे छुपने के लिए जगह जगह भागते रहते, कभी यहाँ कभी वहां, पर हर जगह क्या होता था, हर जगह पांडव उनका पीछा करते करते आ जाते थे। लेकिन अंत में शिव भगवान परेशान हो गए, तो शिव भगवान क्या होते हैं, पांडवों से बचने के लिए जमीन में समाना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, इस केदारनाथ के पास जमीन में घुस जाते हैं। और जैसे ही जमीन में घुसते हैं तो भीम उनको पकड़ लेता है, और भीम जब उनको पकड़ता है तो भीम को केवल उनका कुब्बड़ प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर शिव भगवान के पृष्ठ भाग यानी पीछे वाले भाग की पूजा होती है। बाकी जो शिव भगवान के अन्य भाग थे वो अन्य अन्य जगह निकल जाते हैं, 5 जगह निकलते हैं, इसीलिए इन्हें पंच केदार कहते हैं। यहीं पे जो तुंगनाथ है आपका, वहां पर शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है, वहां शिव जी की भुजाएं निकली थी। रुद्रनाथ में शिव के मुंह की पूजा होती है, मध्य महेश्वर में शिव जी भगवान की नाभि की, और कल्पेश्वर में भगवान शिव के केस की पूजा होती है। इसी आधार पर इन्हें पंच केदार भी कहा गया है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर शिव की किस चीज की पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है या पृष्ठ भाग की पूजा होती है। और शीतकाल में जब आपको पता है बर्फ पड़ता है, तो शीत जो केदारनाथ का मंदिर है इसे लाया जाता है उखी मठ में। शीतकाल में कहा जाता है, उखी मठ, और उखी मठ में एक मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, यहीं पर शिव भगवान की पूजा होती, केदारनाथ सिर्फ केदारनाथ की शीतकालीन पूजा यही होती है आपकी, उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर। इसका जो कपाट बंद होने का समय है वो है भैया दूज को, यानी दीपावली के बाद एक दिन आता है आपको भैया दूज। तो भैया दूज के दिन होती है आपके केदारनाथ के कपाट बंद। लेकिन जब इसके कपाट खुलते हैं तो इसके कपाट खुलने की जो तिथि निर्धारित होती है वो होती है आपकी बैसाखी को। बैसाखी को केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि को निर्धारित करते हैं कि कब इसके कपाट खोले जाएंगे। तो कब खुलती ये फिक्स नहीं है, लेकिन किस दिन इसकी घोषणा होती है वो होती है आपकी बैसाखी के दिन घोषणा होती है कि किस दिन केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। और इसे प्रथम केदार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, पंच केदार में आपका जो केदारनाथ है ये आपका प्रथम केदार है। अब ये तो हो गया आपके प्रथम केदार। अब बात करते हैं जो उसका द्वितीय केदार है वो है आपका मधमहेश्वर। मध महेश्वर, मध महेश्वर जिसे द्वितीय केदार के नाम से भी जाना जाता है, मध महेश्वर द्वितीय केदार, सेकंड केदार भी इसे कहा जाता है। ये जो मध्य महेश्वर है यहाँ शिव भगवान की नाभि की पूजा होती है, तो ये भी ध्यान रखना।
यहाँ शिव भगवान के नाभि की पूजा होती है और ये आपका चौखंबा शिखर पर स्थित है। तो मध्य महेश्वर का है आपका चौखंबा, जो एक शिखर है वहां पर स्थित है आपका मध्य महेश्वर, और यहाँ शिव की नाभि की पूजा होती। और ये द्वितीय केदार है, और इसका जो शीतकाल का पूजा गृह है वो भी आपका उखीमठी है। तो ये भी ध्यान रखना, इसके शीतकाल का गृह भी कौन सा है, उखी मठी है। और ये जो मध्य महेश्वर है इसका जो उल्लेख है स्कंद पुराण के 47वें और 48वें अध्याय में होता है। तो मध्य महेश्वर का उल्लेख स्कंद पुराण के 47वें और 48वें अध्याय में मध्य महेश्वर का उल्लेख मिलता है। और मध्य महेश्वर को क्या कहते हैं, द्वितीय केदार। इसके बाद जो अगला है वो है आपका तुंगनाथ, जिसे तृतीय केदार भी कहते हैं। तुंगनाथ या तृतीय केदार। तुंगनाथ की बात करें तो यह तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर शिव भगवान की भुजाओं की पूजा होती है। पूछ सकता है शिव भगवान की भुजा की पूजा कहाँ होती है, नाभि की पूजा कहाँ होती है, पृष्ठ भाग की पूजा कहाँ होती है। तो जो तुंगनाथ है यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। और ये जो तुंगनाथ है आपका, ये चंद्रशिला शिखर पर है। जैसे मध्य महेश्वर चौखंबा पे है, वैसे ये तुंगनाथ आपका कहाँ है, चंद्रशिला चंद्रशिला शिखर पर है। चंद्रशिला शिखर पे स्थित है। और इसका जो शीतकाल का ग्रह है, यानी गर्मी शरद ऋतु में जो इसे रखा जाता है, वो रखा जाता है आपका मक्कू मठ में। यानी शीतकाल में जो आपके तुंगनाथ है उसकी पूजा होती है आपकी मक्कू मठ में। तो ये भी ध्यान रखना, शीतकाल ग्रह कहाँ है इसका, मक्कू मठ। मक्कू मठ। और ये जो तुंगनाथ है आपका, ये उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। तो पेपर में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड का कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो जो आपका तुंगनाथ है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। अधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है आपका तुंगनाथ। और इसी तुंगनाथ के पास आपकी एक बुग्याल है, वो है आपके चौकता बुग्याल। तो ये भी ध्यान रखना, चौकता बुग्याल किस मंदिर के पास है या फिर किस स्थल के पास है, तो आपके तुंगनाथ के पास है आपका चौकता बुग्याल। तो पंच केदारों में से 3 केदार तो हैं आपके रुद्र प्रयाग में, जिनकी बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं इसके अन्य कोई स्थलों की, जिसमें पहला स्थल है आपका उखीमठ। उखीमठ आपको मैंने पहले बता दिया, केदारनाथ और मधमहेश्वर का जो शीतकालीन प्रवास गृह है, उसी उखीमठ की बात करते हैं। उखीमठ उखीमठ की बात करें तो ये आपका ये उखीमठ में ही आपके केदारनाथ क्या शीतकालीन ग्रह है। और इसी को उखीमठ में क्या रहते हैं आपकी जो केदारनाथ मंदिर समिति है, यानी जो केदारनाथ मंदिर की देख रेख करती, उसी समिति का मुख्यालय भी कहाँ है आपका उखीमठ में। तो ध्यान रखना, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी कहाँ है आपका उखीमठ में। और यहीं पर आपके उखीमठ मठ क्या है, रावल पुजारियों का निवास स्थान भी। यानी जितने भी केदारनाथ के रावल पुजारी हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उनका निवास स्थल भी कहाँ है आपका उखी मठ में ही है। और केदारनाथ और मधुमहेश्वर का ये शीत गृह है। और ओंकारेश्वर जो मंदिर है, जहाँ पर शीत ऋतु में केदारनाथ की मूर्ति को रखा जाता है, ओंकारेश्वर मंदिर, इसका जो निर्माण इसी का जो निर्माण कराया है, यहाँ पर जो प्रतिमा है वो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। तो उखीमठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर की प्रतिमा है, उसे भी स्थापित करने का श्रेय किया जाता है शंकराचार्य जी को ही जाता है। और कहा जाता है जो रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर लगभग 200 से अधिक शिव मंदिर है। जो आपका रुद्रप्रयाग है, यहाँ 200 से अधिक क्या है आपके शिव मंदिर है। तो ये है आपका उखीमठ। अब अगला जो स्थल है यहाँ का, वो है आपका सोनप्रयाग। मैंने बताया था मंदाकिनी वाले जो रूट था, वहीं पे मैंने बताया था सोनप्रयाग। फिर ये जो सोनप्रयाग है आपका, ये मंदाकिनी और वासुकी गंगा के संगम पर है। सोनप्रयाग ध्यान रखना, कौन सी 2 नदियां, एक है मंदाकिनी, दूसरी आपकी वासुकी गंगा। तो वासुकी गंगा और मंदाकिनी के संगम पे आपका सोनप्रयाग। अगला जो स्थल है यहाँ का, वो है आपका गुप्त काशी। अगला स्थल है आपका, वो है आपका गुप्त काशी। गुप्त काशी की बात करें तो ये जो गुप्त काशी, इसका महत्व काशी के समान है। यानी जो वाराणसी वाला काशी है आपका, उसी के समान इसका महत्व है कि इसका गुप्त काशी का। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है अर्धनारेश्वर मंदिर।
तो गुप्त काशी में स्थित है अर्धनारेश्वर मंदिर, और यहीं पर एक कुंड है, वो है आपका मणिकर्णिका कुंड। मणिकर्णिका कुंड, तो मणिकर्णिका कुंड भी यही है, और यहीं पर एक मंदिर भी है जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर। और इस विश्वनाथ मंदिर की जो तुलना की जाती है काशी के विश्वनाथ मंदिर से की जाती है, और काशी की लिंग यहाँ पर मूर्ति अवस्थित कहीं मानी जाती है। आगे बात करें तो आगे जो अगला जो स्थल है यहाँ का, वो है आपका गौरी कुंड। रुद्रप्रयाग का अगला स्थल है आपका गौरी कुंड। गौरीकुंड की बात करें तो ये केदारनाथ का अंतिम बस स्टेशन है, यानी केदारनाथ जब आओ जाओगे तो जो अंतिम बस स्टेशन है वो है आपका गौरीकुंड, यानी इसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा गौरी कुंड से। तो केदारनाथ का अंतिम बस स्टेशन है आपका गौरीकुंड, और ये कैसा कुंड है, गर्म कुंड है, तो ये भी ध्यान रखना ये कैसा कुंड है आपका। और यहाँ कहा जाता है कि पार्वती माता ने यहाँ पर शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, और शिव भगवान ने अपने दर्शन भी पार्वती माता को यहीं पर दिया था, इसीलिए शायद इसका नाम गौरी कुंड पड़ा। और यहीं पर एक राधा कृष्ण मंदिर भी है और गौरी मंदिर भी है। तो राधा कृष्ण मंदिर और गौरी मंदिर, ये दोनों कहाँ है आपके, इसी गौरी कुंड के पास। अगला जो फेमस स्थल है आपका रुद्रप्रयाग का, वो है आपका त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण, इस त्रिजुगी नारायण की बात करें तो कहा जाता है शिव और पार्वती जी का जो विवाह हुआ था यही त्रिजुगी नारायण में हुआ था, और शिव और पार्वती के विवाह के जो साक्ष्य बने थे वो बने थे आपके विष्णु जी। तो ध्यान रखना शिव पार्वती जी का विवाह कहाँ हुआ, त्रिजुगी नारायण में, उसके साक्ष्य कौन बने थे, विष्णु भगवान बने थे। और यही त्रिजुगी नारायण में जो याद रखने वाला फैक्ट है वो है आपकी एक अखंड ज्योति है। क्या एक अखंड ज्योति आपकी त्रिजुगी नारायण के पास। अगला जो स्थल है आपका वो है आपका अगस्त मुनि। अगला स्थल है आपका अगस्त मुनि। अगस्त मुनि की बात करें तो ये दो नदियों के संगम पर है, एक है आपका मंदाकिनी, दूसरी आपकी धूलघाट। अगस्त मुनि स्थित है मंदाकिनी प्लस धूलघाट। तो मंदाकिनी और धूलघाट के संगम पर स्थित है आपका अगस्त मुनि। तो मंदाकिनी और धूलघाट के संगम पर, और यहीं अगस्त मुनि पर एक मंदिर है अगस्तेश्वर महादेव मंदिर। अगस्तेश्वर महादेव मंदिर ये भी कहाँ है आपका अगस्त मुनि के पास है। अगला जो मठ स्थल है आपको वो है काली मठ। काली मठ की बात करें तो ये जो काली मठ है आपका ये तांत्रिक सिद्ध पीठ के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर तांत्रिक विद्याएं ज्यादा की जाती है। और यहीं पर एक रजत वेदिकाएं भी है, यहीं पर आपकी क्या प्राप्त हुई, रजत वेदिका, यानी जहां पर हवन कुंड होते, तो रजत वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है। और महाकाली की यहाँ पर महाकाली की पूजा की जाती है, लेकिन महाकाली की यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है, यानी यहाँ पर महाकाली की मूर्ति नहीं है, फिर भी यहाँ पर महाकाली की पूजा होती है। और यहाँ जो पूजा होती है वो इन्हीं रजत वेदिकाओं की पूजा होती है। और ये आपकी मांडवी या जिसे सरस्वती नदी कहते हैं उसके पास भी है, तो ध्यान रखना मांडवा या इसे ही सरस्वती भी कहते हैं, तो उसी के पास है आपका काली मठ। अगला जो है आपका बाणासुर का गढ़, ये बाणासुर गढ़ मंदिर जो है ये भी आपका रुद्रप्रयाग में कहा जाता है बाणासुर असुर द्वारा अपने इस बाणासुर गढ़ का निर्माण किया गया। तो ये यहाँ के कुछ फेमस स्थल हैं। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग के जो फेमस ताल, यानी कौन कौन से ताल आपके रुद्रप्रयाग में पाए जाते हैं। तो पहला जो ताल है आपका वो है आपका वासुकी ताल। वासुकी ताल दो जिलों में पाया जाता है, एक तो वासुकी ताल है आपका रुद्रप्रयाग में, दूसरा आपका टिहरी, यानी टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है आपका वासुकी ताल। और इस वासुकी ताल की बात करें तो ये केदारनाथ के निकट है, और इस वासुकी ताल का जो रंग है वो आपका ध्यान रखना, वासुकी ताल का रंग है लाल। एक तो रुद्रकुंड का रंग लाल था, और एक जो ताल है वासुकी ताल उसका रंग भी कैसा है, लाल है। और यहाँ पर नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो वासुकी ताल फेमस है, एक तो इसके जल का जो रंग है लाल है, और दूसरा नीले रंग के कमल के पुष्प यहाँ पे पाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो यहाँ का है वो है आपका इम्पोर्टेंट
गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल या शरावती ताल, तीनों एक ही है, तीनों का नाम एक ही है। पहले इसका नाम चौराबाड़ी और शरावती ताल था, बाद में इसका नाम क्या पड़ गया था आपका, गांधी सरोवर पड़ गया था। और ये केदारनाथ के पास स्थित है। और मैंने कहा था गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी 1948 में, तो गांधी जी की अस्थियों को इसी ताल में डाला गया था, तब से इसका नाम क्या पड़ा, गांधी सरोवर। तीसरा जो ताल है यहाँ का वो है आपका देवरिया ताल। और ये जो देवरिया ताल है ये आपके तुंगनाथ के निकट है, और इसी देवरिया ताल से आपके चौखंबा पर्वत सुरंग दिखते हैं। तो देवरिया ताल, तुंगनाथ के निकट, और क्या दिखते हैं आपके चौखंबा ताल है आपको, वो है बदाणी ताल, बदाणी, बदाणी ताल। बदाणी ताल की बात करें तो आपका जो बदाणी ताल है ये जखोली एक स्थल है आपका रुद्रप्रयाग में, तो जखोली के निकट है आपका बदाणी ताल। अगला जो ताल है आपका वो है आपका भेंक ताल, भेंक ताल। भेंक ताल की जो फेमस बात है जिस कारण से पेपरों में रहता है, इस भेंक ताल का जो आकार है, यानी जो ताल है इसका जो आकार है वो है आपका अंडाकार। भेंक ताल का जो आकार है वो कैसा है आपका, अंडाकार है आपका भेंक ताल का। अगला जो है आपका वो है आपका, तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख ताल हो गए जिसमें से आपको ध्यान रखना है, वासुकी ताल, गांधी सरोवर, देवरिया ताल, बदाणी ताल और भेंक ताल यहाँ के प्रमुख ताल है। अब बात करते हैं जो यहाँ के कुछ बुग्याल हैं, फेमस फेमस बुग्याल है यहाँ, जिसमें पहला बुग्याल है आपका चौपता बुग्याल। चौपता बुग्याल की बात करें तो ये जो चौपता बुग्याल है इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, चौपता बुग्याल को कहते हैं। अगला है आपका कासनी वर्क, कासनी खर्क भी कहते हैं, इसे वर्क भी कहते हैं, तो आप ध्यान, कासनी खर्क, खर का मतलब ही बुग्याल होता है। और ये जो खासनी खर्क है इसे मध्य महेश्वर बुग्याल भी कहते हैं, और ये मध्य महेश्वर के निकट है। कासनी खर्क इसे मध्य महेश्वर बुग्याल भी कहते हैं, और ये मध्य महेश्वर के निकट स्थित है। अगला आपका बर्मी बुग्याल, अरे बर्मी बुग्याल भी आपका कहाँ है स्थित है, रुद्रप्रयाग में ही। अब यहाँ पर कुछ नई छोटी छोटी दो परियोजना है, तो वो भी ध्यान रखना, तो लिखना परियोजना। परियोजना में जो पहली है वो है आपकी रामबाड़ा जल विद्युत परियोजना, रामबाड़ा जल विद्युत परियोजना। और दूसरी जो यहाँ की परियोजना है वो आपकी चुन्नी सेमी परियोजना, चुन्नी सेमी परियोजना। और ये दोनों की दोनों जो परियोजना आपकी रामबाड़ा जल विद्युत परियोजना और चुन्नी सेवी परियोजना, ये है आपकी मंदाकिनी नदी पर। तो ये भी ध्यान रखना कि नदियों किस नदी पर है, तो मंदाकिनी नदी पर है आपकी ये रामबाड़ा जल परियोजना और चुन्नी सेनी परियोजना। अब यहाँ के कुछ ग्लेशियरों की बात करते हैं, ज्यादा यहाँ ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है नहीं, दो ग्लेशियर है जिनका आपका नाम रखना, एक रखना आपने चौराबाड़ी ग्लेशियर और एक रखना अपना केदारनाथ ग्लेशियर। नॉर्मली आपको याद रह जाएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ मेले हैं, ज्यादा नहीं, दो तीन मेले यहाँ के फेमस है। एक है आपका अन्नकूट मेला, अन्नकूट मेला, इस अन्नकूट मेला को कहा जाता है भतूज मेला भी। तो इस अन्नकूट मेला को एक और नाम से जाना जाता है, भतूज मेला। और ये अन्नकूट मेला है, भतूज मेला लगता है आपका केदारनाथ, गुप्त काशी और ऊखीमठ में, तीन जगह फेमस है आपका ये अन्नकूट है भतूज मेला, केदारनाथ, गुप्त काशी और ऊखीमठ, इन तीन जगह यह फेमस है। एक दूसरा जो मेला है आपका रुद्रप्रयाग का वो है आपका पटा गाड़िया पर्यटन विकास मेला, पटा गाड़िया पर्यटन विकास मेला, ये भी लगता है आपका रुद्रप्रयाग में। तो दो ही मेले हैं यहाँ के, एक है अन्नकूट मेला या भतूज मेला, एक है आपका पटागाड़िया मेला। अब बात करते हैं यहाँ के कुंडों की जो आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो आप लिखना आप कुंड, कुंड में जो पहला कुंड है आपका वो है आपका नंदी कुंड, नंदी कुंड। अगर नंदी कुंड की बात करें तो ये आपकी एक नदी है आपकी मधुगंगा, मधुगंगा के पास है नंदी कुंड है, और ये एक ठंडा कुंड है। अगला आपका गौरी कुंड, आपको मैंने बता दिया था गौरी कुंड कैसा कुंड है, गर्म कुंड है। अगला लिखना अपना भोरी अमोला कुंड, गौरी कुंड के बाद तीसरा लिखना भोरी अमोला कुंड, और ये जो भौरी अमोला कुंड है ये आपका गर्म कुंड है। अगला लिखना अपना पार्वती कुंड, पार्वती कुंड। और इसके अलावा
आपके 4 कुंड हैं जो कि आपके केदारनाथ में है, तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन से कुंड है। तो आपका एक हो गया हंस कुंड, दूसरा हो गया आपका रेतस कुंड, हंस कुंड, रेतस कुंड, रंभा कुंड, और अगला हो गया आपका उदक कुंड, उदक कुंड, उदक कुंड। तो हंस कुंड, रेवस कुंड, रंभा कुंड, उदक कुंड, ये चारों की चारों कुंड है आपके केदारनाथ में, और ठंडे कुंड है। तो ध्यान रखना हंस कुंड, रेतस कुंड, रंभा कुंड, उदक कुंड, ये चारों कुंड है आपके केदारनाथ में। उसके बाद एक और कुंड है आपका अमृत कुंड, वो आपका चोपता के पास है। फिर है 3 कुंड आपके तिलजुगी नारायण के पास है। तो 3 आपको तिलजुगी नारायण से याद रखना, जिसमें एक है आपका ब्रह्मा कुंड, सरस्वती कुंड, और तीसरा लिखना आपने रुद्र कुंड। ब्रह्मा कुंड, सरस्वती कुंड और रुद्र कुंड, ये तीनों कुंड आपके कहां से, त्रिजुगी नारायण के पास। तो आपको ध्यान रखना केदारनाथ के पास कौन से कुंड है और त्रिजुगी नारायण के पास कौन सा कुंड है। हंस, रेतस, रंभा और रुद्र कुंड है आपके केदारनाथ, ब्रह्मा, सरस्वती और हो गया आपका रुद्र कुंड, ये है आपके त्रिजुगी नारायण के पास। तो ये फेमस फेमस कुंड है आपके, जिनसे आपसे पूछे जा सकते हैं। अब लिखो आपके यहाँ के कुछ प्रमुख शिलाएं जो आपकी रुद्रप्रयाग में शिलाएं पाई जाती है, जिसमें पहले आपकी चंद्रशिला, और ये जो चंद्रशिला है आपकी, ये है आपकी तुंगनाथ के निकट। तो चंद्रशिला डैश करके लिखना तुंगनाथ। दूसरी है आपकी भृंगुशिला, भृंगुशिला, और ये जो भृंगुशिला है आपकी, ये है आपकी केदारनाथ के पास। तो भृंगुशिला डैश का लिखना केदारनाथ। अगला लिखना अपना कालाशिला, कालाशिला या कालशिला, कालशिला। और ये जो कालशिला है आपकी, ये है आपकी काली मठ के पास। तो काल से काली और काली से मठ, तो कालशिला, काली मठ। अगला लिखना अपना शिला शिला, शिला शिला, और ये आपकी जो शिला शिला है, ये आपकी अगस्त मुनि के पास। तो चंद्रशिला तुंगनाथ के पास, भृंगु केदारनाथ, कालीशिला कालीमठ, शिला शिला हो गया आपका अगस्त मुनि के पास। तो ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट शिलाएं हैं। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ मंदिरों की। तो कुछ मंदिरों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो अन्य मंदिर है, उसमें एक है पहला आपका हरियाली देवी मंदिर, हरियाली देवी मंदिर। दूसरा लिखना आप कार्तिक स्वामी मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर। अगला लिखना आपने ओंकारेश्वर मंदिर, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया था। और फिर लिखना कोटेश्वर महादेव मंदिर, ये भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ये 2 प्राचीन मंदिर आपके यहाँ भी पाए जाते हैं। उनमें एक कोटेश्वर था, एक रुद्रनाथ वाला था, तो मैंने आपको पहले भी बता दिए थे। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर है। अब बात करते हैं यहाँ की गुफाओं की। तो 2 गुफा है यहाँ की। एक गुफा भी न्यूज में भी रही थी, जहां पर आपके मोदी जी गए थे। तो एक गुफा है आपकी ब्रह्म गुफा, ब्रह्म गुफा जहां पर आपके मोदी जी गए थे, और ये ब्रह्म गुफा है आपकी केदारनाथ में। तो ब्रह्म गुफा केदारनाथ में, और कोटेश्वर गुफा ये आपकी रुद्रप्रयाग में। तो कोटेश्वर गुफा कोटेश्वर मंदिर के पास है। तो ये यहाँ की प्रमुख गुफाएं होंगे। तो आज आपका आपका ये जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई। अब आपका फिर से वही काम है, आपको परीक्षा वाणी में जाना है, आपको देखना है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उन्हें कोशिश करना कि जो चीज छूट गई है उसे नोट नोट कर लेना। वैसे इसको छूटी नहीं होगी, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना कि कौन सी छूटी है। तो आज आपका ये रुद्रप्रयाग वाला डिस्ट्रिक्ट भी समाप्त होता है।